हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे CO2 लेजर, जो कि हमारा वीवी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। हम इसके पहले भी CO2 लेजर पर लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट इसमें कुछ डिटेल हम एनर्जी लेवल डायग्राम और उसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा डीपली से हम उसको स्टडी करते हुए हर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम इस लेक्चर में पूरे होल CO2 लेजर को एक साथ रिकॉर्ड करें, तो एक पूरी तरह से इसको हम शूट कर रहे हैं। CO2 लेजर एक तरह का हाई फ्रीक्वेंसी लेजर है जो हाई रेटेड पावर हमारा जो लाइट है इमिट करता है, जो कि जिसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर हमारा जो ये जो वर्ड है, इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का गैस लेजर है। एक प्रकार का हमारा ये गैस लेजर है। हम इसके पहले स्टडी किए थे सॉलिड स्टेट लेजर, लेकिन ये गैसियस स्टेट लेजर है। इसमें गैस का प्रयोग करके एक डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू लेजर से लेजर एक्शन करवाया जा रहा है। लेजर एक्शन जिसमें भी लेजर एक्शन हुआ था, सेमीकंडक्टर लेजर में जो हमारा लेजर एक्शन हुआ था वो सॉलिड सॉलिड मटेरियल के थ्रू हुआ था, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में हमारा जो लेजर एक्शन होगा एक डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू होगा। तो हम लेट्स स्टार्ट द इनिशियल पॉइंट। तो हम उस पॉइंट पे आते हैं और पहले स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि CO2 लेजर में प्रयोग किए गए हैं, क्या क्या कंजिस्टिंग है और उसका प्रयोग किस तरह से किया गया और उसके वर्किंग प्रिंसिपल एंड एनर्जी लेवल डायग्राम, वाइब्रेशन मोड, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं CO2 लेजर। CO2 लेजर वैसे तो प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बट इस साल के लिए अटेंडम हो सकता है नहीं पूछा जाए। लेकिन ये जो CO2 लेजर है हमारा, इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक हमारे अभी जैसा कि इस जनरेशन में CO2 लेजर का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन वेरियस फील्ड में हो रहे हैं, तो इसलिए CO2 लेजर हमारे लिए पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CO2 लेजर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज ए मॉलिक्यूलर गैस लेजर। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का मॉलिक्यूलर गैस लेजर है। मॉलिक्यूलर गैस लेजर है। मॉलिक्यूलर गैस लेजर है क्योंकि यहाँ पर COO, यहाँ पर कार्बन का मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और कार्बन के 1 मॉलिक्यूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि हम पहले ही जानते हैं। ये फंडामेंटल है, बट इसके बारे में जानकारी देना इसी से हमारा जो वाइब्रेशनल मोड होगा और रोटेशनल मोड होगा हम उससे फाइंड आउट करेंगे, और क्या इसमें हम किसको एनोड कंसीडर करेंगे और क्या हम कैथोड कंसीडर करेंगे, इसके बारे में। तो हमको ये जानने के लिए हमारे पास सबसे फंडामेंटल है कि इसमें कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर कर रहे हैं। तब जाके एक लेजर एक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हम हाई रेटेड पावर एक लेजर को तैयार करेंगे। कैसे, किस प्रकार, और ये किस प्रकार से वर्क करेगा। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज ए मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट लेजर। ये क्या है? यह पहले कहता है कि ये मॉलिक्यूलर गैस लेजर है। सेकंड पोर्शन कहता है हमारा कि हाई पावर, दैट मीन्स इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। इसका जो इससे जो लाइट इमिट होती है, इस लेजर से जो लाइट इमिट होती है, उसका जो वेवलेंथ होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही हाई रेटेड होती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि हाई एफिशिएंट होती है। ये हाईली एफिशिएंट होती है, हाईली एफिशिएंट होती है, हाईली एफिशिएंट होती है। ये इसका जो इंजन है, दैट मीन्स डिस्चार्ज ट्यूब। CO2 लेजर का क्या है, एक प्रकार का इंजन है जो कि
हाईली एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गैस का प्रयोग होता है, जो कि उसके गैस को अगर हम जितना डिस्चार्ज करेंगे उतना ही हाई रेटेड पावर, हाई फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड करवाएगी। तो इसलिए ये हाईली एफिशिएंट होती है। इसकी इंजन का जो क्षमता होता है बहुत ही हाई होती है। इसी वजह से ये चूंकि हाई एफिशिएंट है, तो हाई एफिशिएंट है मतलब कि ये हाई पावर है। तो इसी के कारण क्या है, जिस जिस भी इंजन का, ऐसा नहीं कि इंजन यहाँ पर हम नहीं कह सकते, हम इंजन अगर कह सकते हैं कि इसका कार्य करने का कैपेसिटी, कार्य करने की कैपेसिटी को आप एफिशिएंसी समझ सकते हैं। कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी, जो कि बहुत ही हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका पावर हाई होता है। तो पावर हाई होने की वजह से इसका एफिशिएंट वैल्यू है वो ज़्यादा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका प्रयोग, इसलिए इसका प्रयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, इस लेजर का प्रयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अधिकतर यूज होते हैं, जैसे कि मेटल डिटेक्टिंग, वर्किंग और वेल्डिंग वगैरह में इसका काम किया जाता है। CO2 लेजर का, गैस लेजर का। कहता है कि गैस एफिशिएंट यूजेज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका जो यूज होता है मोस्टली, इसका यूज मोस्टली यूज होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है अधिकतर। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज अधिकतर होता है। कहता है कि इट वाज फैब्रिकेटेड बाय इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट CKN पटेल इन 1964। एक अमेरिकन साइंटिस्ट जो कि इंडिया में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने 1964 में इस लेजर को इन्वेंट किया। इन्वेंशन कब हुआ इनका? इस लेजर का इन्वेंशन हुआ, इस लेजर का इन्वेंशन जो हुआ वो 1964 में हुआ। 1964 में किसके द्वारा? अमेरिकन साइंटिस्ट CKN पटेल। एक, चूंकि एक अमेरिकन थे, लेकिन इनका जन्म इंडिया में होने की वजह से इनका नाम CKN पटेल नाम इनका रखा गया। इसलिए चूंकि ये अमेरिका के, तो इस अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम क्या था? CKN पटेल, जिन्होंने CO2 लेजर को इन्वेंट किया 1964 में। However, it is the first invented molecular gas laser। ये जो हमारा लेजर था, फर्स्ट मॉलिक्यूलर गैस लेजर इन्वेंट किया गया। पहला जो हमारा मॉलिक्यूलर गैस लेजर, मॉलिक्यूलर किसी भी कार्बन गैस के मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड जो हमारा जो लेजर इन्वेंट किया गया, वो हमारा पहला मॉलिक्यूलर गैस लेजर जिसके द्वारा इन्वेंट किया गया, वो CKN पटेल के द्वारा, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जो इन्वेंट किया गया 1964 में किया गया। अब इसके हम कहता है कि इट इज द फर्स्ट इंटरमोलिकुलर गैस विच इज प्रोड्यूस्ड लेजर इन इंफ्रारेड रीजन। जो कि जो लाइट इमिट करता है वो इंफ्रारेड रीजन, मतलब कि विजुअल रीजन में इमिट करता है। कि अगर ये लाइट इमिट करता है तो इसके लाइट को हम विजुअल होता है, इसमें हम किसी भी एक स्क्रीन पर इसको हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कहता है कि विच प्रोड्यूस्ड लेजर इन इंफ्रारेड रीजन। इसका जो कहता है कि इट इज द फर्स्ट इन्वेंटेड मॉलिक्यूलर गैस लेजर इन इंफ्रारेड रीजन which is produced in infrared रीजन। इंफ्रारेड रीजन को ही हम विजुअल रीजन कहते हैं। इंफ्रारेड रीजन को क्या कहते हैं? हम विजुअल रीजन कहते हैं। विजुअल रीजन, देखने योग्य रीजन, हमारा इंफ्रारेड रीजन में प्रोड्यूस होता है। कौन सा? CO2 लेजर। इसका एक खास प्रॉपर्टी है। प्रिंसिपल पे आते हैं। इसके प्रिंसिपल पे हम कुछ बातें करेंगे, जो कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये प्रिंसिपल, इसका क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल का बात करें तो PRINCIPLE प्रिंसिपल। अगर हम इसके प्रिंसिपल पर बात करें, कहता है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए CO2 लेजर। अगर जिस समय हम CO2 लेजर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका जब कंस्ट्रक्शन होता है, तो मुख्यतः कंस्ट्रक्शन का हम बात करते हैं कुछ, उसके बाद
प्रिंसिपल के लिए थोड़ा रिलेट करता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन को हम कंसिडर करते हैं। कहता है कि इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट CO2 लेजर 3 कंपोनेंट दैट आर यूज्ड। तो जब जब हम CO2 लेजर को फाउंड करते हैं, जब हम बनाते हैं, तो उसमें 3 कंपोनेंट यूज होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट। जो पहला कंपोनेंट होता है हमारा, वो होता है एक्टिव मीडियम। हमारा पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है एक्टिव मीडियम। दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा हमारे पास है पंपिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे पंपिंग करने का जरूरत पड़ता है। तीसरा है ऑप्टिकल रेजोनेटर, उसमें प्रयोग होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर दो मिरर आते हैं, जो कि जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब, ये पूरा जो हमारा CO2 लेजर है, CO2 लेजर का जो कनेक्शन है वो दोनों ऑप्टिकल रेजोनेटर के बीच में होता है। क्योंकि ऑप्टिकल रेजोनेटर 2 तरह के मिरर से मिलकर बना होता है, एक पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर और दूसरा फुली रिफ्लेक्टेड मिरर से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं व्हाट इज एक्टिव मीडियम, देन पंपिंग, एंड व्हाट इज द ऑप्टिकल रेजोनेटर, हाउ डज इट वर्क ऑन द CO2 laser. Okay. So next, what is the active medium? What is active medium? पहला है सवाल उठता है what is active medium? What is active medium? What is active medium? एक्टिव मीडियम फॉर द लेजर इन CO2। कहता है कि एक्टिव मीडियम फॉर, अगर एक्टिव मीडियम हम यहाँ पर कोई एक मीडियम को मान सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं कि गैसियस मीडियम, क्योंकि वहां से CO2 लेजर को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसको एक्टिव मीडियम कर सकते हैं। जिस पर कोई सिस्टम कोई वर्क होता है, उस मीडियम को हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। ओके। कहता है एक्टिव मीडियम फॉर द लेजर इज CO2, N2 एंड द हीलियम गैस। यहाँ पर कहता है कि एक्टिव मीडियम फॉर CO2 लेजर, एक्टिव मीडियम फॉर CO2 लेजर, उसमें पहला नंबर आता है CO2 तो होता ही है, पहले बता चुके हैं। फिर N2 आता है, और इसके अलावा हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं हीलियम, जो कूलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। हम जानते हैं कि हीलियम एक बहुत ही ठंडी गैस है और नाइट्रोजन बहुत ही हल्की गैस है। तो हमारे जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसें प्रयोग होने वाली है, जो वाटर एप्लीकेशन के लिए यूज होगा डिस्चार्ज ट्यूब में, वो किस अनुपात में होगा उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने ये जिक्र नहीं किया कि CO2 का मात्रा, N2 का मात्रा और हीलियम की मात्रा, कितनी मात्रा हम CO2 गैस लेजर में हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम जिक्र कर ही देते हैं कि CO2 का जो मात्रा होता है वो ओनली 1% होता है, 1%। और हमारा जो N2 नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 4%। हम नाइट्रोजन की मात्रा लेते हैं, और हीलियम की मात्रा हम लेते हैं हम 5%। तो कह सकते हैं कि हमारा जो अनुपात होता है 1:4:5, इस मात्रा में डिस्चार्ज ट्यूब में गैसें भरी जाती है। CO2, N2 and helium, that is the ratio of 3 molecular gases. नेक्स्ट है हमारा पंपिंग। एक्टिव मीडियम के बाद हम चलते हैं व्हाट इज पंपिंग। तो हम जानते हैं कि अभी तक हमने बता चुके हैं कि हमारा जो सॉलिड स्टेट लेजर हो या गैसेस स्टेट लेजर हो या किसी भी प्रकार का लेजर हो, उसमें जो हमारा पंपिंग होगा वो ऑप्टिकल पंपिंग होगा। यहाँ पर पंपिंग का मतलब समझेंगे हम ऑप्टिकल पंपिंग। ओके। पंपिंग का मतलब ऑप्टिकल पंपिंग।
कॉनकेव मिरर आर यूज्ड। हम बताएं, कहता है कि पंपिंग ऑफ द एक्टिव मीडियम इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जो हमारा पंपिंग होता है, पंपिंग मतलब होता है धकेलना, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में पंपिंग क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू इसमें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू इसमें पंपिंग होता है। तो इसमें हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि पंपिंग ऑफ द एक्टिव मीडियम, कि पंपिंग of the active medium, pumping of the active medium, pumping of the active medium is done from pumping at the active medium is done from with the help of इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्चार्ज करके हम पंपिंग प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, 3 पॉइंट था हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या है, टू कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड। इसमें बता चुके हैं कि 2 मिरर हमारा यूज होता है, अब तक खुलासा हो गया। इसमें 2 कॉनकेव मिरर यूज होता है। टू कॉनकेव मिरर। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर को यूज क्यों किया जा रहा है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर को यूज क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कॉनकेव मिरर को यूज करने का जो पर्पस है, हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या करती है, लाइट को सिकुड़ा, वो अगर लाइट पड़ती है किसी कॉनकेव मिरर पे तो वो आके क्या होती है, वो बिखेरती नहीं है, किरणें बिखेरती नहीं, वो एक जगह सिकुड़ जाती है, आके बिंदु साइज इमेज भी बनाती है। तो इस तरह से हमारा जो लेजर एक्शन होता है, तो लेजर एक्शन में हमारा जो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जो पार्शियली रिफ्लेक्शन और फुली रिफ्लेक्शन जो होगा, उसके कारण हमारे पॉइंट सोर्स हमें मिलेंगे। तो इसलिए हमारे क्या है, लाइट जो हमारे लेजर के थ्रू जो हमारे लाइट जो इमिट होती है, क्या तो पॉइंट सोर्स, वो पॉइंट इमेज तो होती है। तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर को इसमें यूज करते हैं। ओके, कॉनकेव मिरर, टू कॉनकेव मिरर आर यूज्ड। टू कॉनकेव मिरर आर यूज्ड। टू कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है, यूज्ड एज ऑप्टिकल रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर। वन मिरर इज फुली रिफ्लेक्टेड। पहला जो होता है वन मिरर is fully reflected. One mirror is fully reflected and other is partially reflected. और जो हमारा दूसरा होता है वो क्या होता है, partially reflected होता है। partially reflected जो हमारा दूसरा होता है वो क्या होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है, मतलब कि सापेक्ष तौर पर रिफ्लेक्टेड होता है। सामने में पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगी। मतलब कि कुछ लाइटें को क्या करती है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करवा लेती है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अब ये ऑप्टिकल रेजोनेटर हो गया। ऑप्टिकल रेजोनेटर में कुछ और पार्ट है जिसको हम जिक्र करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर क्यों इसमें कंसीडर किया गया है। कहता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट। क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एटम, जब लेजर एक्शन होता है, जब लेजर एक्शन के दौरान जब एटम या तो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लोअर या तो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करती है, तो वह एक मेटास्टेबल स्टेट में, इनिशियल स्टेट में मेटास्टेबल स्टेट में होती है, तब जाके ग्राउंड स्टेट में वो पहुंचती है, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचती है। पहला हमारा क्या हम बता चुके थे कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट है,
हम ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। जब ग्राउंड स्टेट से, जो हमारा ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाती है, जब ग्राउंड स्टेट से हमारा एक्साइटेड स्टेट में जब जाती है, तो यहाँ पर जाते हुए एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम लगता है, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगी वो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के अलावा कोई एक और स्टेट में तो होगी, तो उस स्टेट को हम कहते हैं ड्यूरिंग द टाइम टेकन बाय ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। ओके, मेटास्टेबल स्टेट, इसी को कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। जो कि इन तीनों स्टेट के बीच में कोई स्टेट ऐसा होता नहीं, बस तीनों स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ये 3 स्टेट्स होती हैं। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम डायग्राम को पहले ड्रॉ करेंगे और फिर उसके हम हर पार्ट को समझेंगे कि क्या क्या कंसिस्ट उसमें कंसिस्ट किया गया है और किस प्रकार से हर पार्ट हमारा वर्क करता है। तो हम कंस्ट्रक्शन में समझते हैं। इसके पहले हम एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करना देना चाहते हैं, ब्रीवस्टर एंगल। ब्रीवस्टर एंगल, जिसके बारे में ब्रीवस्टर एंगल क्या है, ब्रीवस्टर एंगल और क्रिटिकल एंगल, हमारा जो क्रिटिकल एंगल है और ब्रीवस्टर एंगल है, ये दोनों चीजें हमें पढ़ लेनी होंगी। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज ब्रीवस्टर एंगल और व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। चूंकि ये TIR इफेक्ट, हमारा जो TI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है, वो पार्ट, उसका ये पार्ट है कि व्हाट इज ब्रीवस्टर एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो इसमें हम ब्रीवस्टर विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीवस्टर विंडोज, तो हमको ब्रीवस्टर विंडोज को समझने के लिए हमें पहले ब्रीवस्टर विंडोज को समझने के लिए हमें ब्रीवस्टर एंगल को समझना होगा। तो ब्रीवस्टर लॉ को पढ़ लेना। ओके, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ब्रीवस्टर एंगल और ब्रीवस्टर लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम कंस्ट्रक्शन की ओर। तो कंस्ट्रक्शन हमारा पहला, तो हम इसमें डिस्चार्ज ट्यूब को दिखाएंगे। डिस्चार्ज ट्यूब के बाद 2 कॉनकेव मिरर हम कंसिडर करेंगे। पहला है कि हम इसमें 2, पहला ये है हमारा, ये हमारा इनपुट है, वाटर इनपुट, वाटर इन, इसमें वाटर इन होगा और ये हमारा आउट, यहाँ से वाटर आउट होगा, वाटर आउट होगा। तो यहाँ से इन, यहाँ से आउट हम इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पर वाटर का क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वाटर, अगर वाटर को हम हाईली एक्साइट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या होंगे, गैस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए हमारा वाटर को इन करने पर वाटर आउट क्या, वेपोराइजेशन होता है इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में, जब उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया जाता है। तो क्योंकि पंपिंग के लिए वाटर को प्रयोग किया गया है बेसिकली। तो यहाँ पहले हम एक ड्रॉ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब हम बना रहे हैं। डिस्चार्ज हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में इधर हमारा लगा हुआ एक कॉनकेव मिरर, जो हम बताए थे कि कोई भी ऑप्टिकल रेजोनेटर में 2 तरह के मिरर लगे होते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टेड और एक फुली रिफ्लेक्टेड। ये हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है। ये हमारा क्या है, पार्शियली, ये हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है, ये हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है, ये हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है। और इधर में हम हमारा एक और सेमी सिल्वर्ड मिरर लगा हुआ है, सेमी सिल्वर्ड मिरर, सेमी सिल्वर्ड मिरर लगा हुआ है। और आगे
आगे जाके फिर हमारा एक मिरर लगा हुआ है, फुली रिफ्लेक्टेड मिरर, फुली रिफ्लेक्टेड मिरर, ये फुली रिफ्लेक्टेड मिरर है। और इसमें डिस्चार्ज, इसमें गैस भरी हुई है, इसमें गैस का अनुपात, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ से यहाँ भी हमारा गैस का अनुपात क्या है, इसमें गैस का अनुपात है 1:4:5, जो क्या है हमारा CO2 प्लस N2 प्लस इसके अलावा हमारे 5 में था हीलियम गैस। हीलियम गैस बता चुके हैं कि हमारा कूलिंग पर्पस के लिए, इसमें क्योंकि लेजर एक्शन होते हैं, इसमें ये लेजर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें हीलियम एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर हमारा बैटरी, इसमें बैटरी भी कनेक्टेड होगी, इसमें हमारा रेसिस्टर होगा। हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टर होता ही है। एक अगर बैटरी है तो बैटरी में एक थोड़ा सा रेसिस्टर तो होगा ही, रेसिस्टेंस तो होगा ही। इसके बाद ये हमारा है, इधर से गैस इन होता है, इधर से गैस इन होगा और इधर से हमारा गैस आउट होगा, इधर से गैस आउट होगा, इधर से वाटर इन होगा, इधर से वाटर आउट होगा, इधर गैस इन होगा, गैस आउट होगा, जो कि किसी पंपिंग प्रोसेस के लिए, एक पंपिंग प्रोसेस के लिए ही लगाया गया है, जिसमें वाटर डाला गया है और वाटर को इस तरह से कंबाइन करके इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया है, जिससे क्या होता है, इसमें एक पंपिंग क्रिएट होता है। तो पंपिंग बेसिकली इसीलिए पंपिंग के लिए गैस और एक लिक्विड का प्रयोग किया गया है। तो अब ये हमारा, फिर हम अब इसमें क्या क्या कंजिस्टेंट किया गया है, क्या क्या कंजिस्ट किया गया है। पहला हमारा, इसमें हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। अब हम सभी को थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि इसमें अपना अपना किसका क्या क्या वर्क है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या वर्क करता है, हमारा ये बैटरी क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो पहला है, कहता है कि CO2 लेजर कंजिस्ट ऑफ पहला ये नैरो डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें क्या लगा था, एक नैरो मतलब बहुत ही पतला और नैरो डिस्चार्ज ट्यूब होता है, बहुत ही नैरो डिस्चार्ज ट्यूब लगा होता है। नैरो डिस्चार्ज ट्यूब was fitted in the laser beam ट्यूब ऑफ लेंथ। इसका जो लेंथ होता है, इसका एक फिक्स लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर, जिसका डिस्चार्ज ट्यूब का लेंथ कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एंड हैविंग बोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल, हम जानते हैं कि ये हमारा जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका एक अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा दिया हुआ है 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दिस ट्यूब एंड्स विद ब्रेस्टर विंडो। हमारा जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है वो कहाँ पर खत्म होता है, ब्रेस्टर विंडोज के साथ खत्म होता है, विद एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के साथ खत्म होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज यूज्ड फॉर पंपिंग पर्पस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो करवाया जाता है वो पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच इज यूज्ड फॉर पंपिंग पर्पस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों कराया जाता है, इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज हमारा होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कराने का कारण क्या है, हमारा रीजन इज दैट पंपिंग करवाने के लिए, हमारे पंपिंग करवाने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया जाता है। ओके, फिर है
द होल सिस्टम इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल रेजोनेटर। अब ये पूरा जो हमारा सिस्टम है वो ऑप्टिकल रेजोनेटर के बीच में रखा होता है। हम बता चुके थे कि इधर एक फुली रिफ्लेक्टेड मिरर है और इधर एक पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर है। तो इन दोनों मिरर के बीच में ही तुम्हारा हमारा जो पूरा सिस्टम रखा हुआ है। तो कहता है कि द होल सिस्टम इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल रेजोनेटर। द whole system is placed between optical resonator हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर के बीच में रखा होता है। ओके, फिर है अब हम जो हमारा गैस इन हुआ और गैस आउट हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में एनोड और कैथोड इसलिए लिए क्योंकि उसमें वाटर में एक ऐसा केमिकल मिला हुआ था जो हमारे एनोड और कैथोड को क्रिएट करता था। तो वाटर को हमको उसमें मिलाने का मतलब यही था कि उसमें एनोड और कैथोड को हम बनाने के लिए वाटर को इन करवाए थे, वाटर को आउट करवाए थे। अब यहाँ गैस कैसे इन हो रही है, गैस आउट क्यों हो रही है। दूसरा है कहता है कि द गैस इनलेट the gas input and outlet is provided with the system since the laser is high power। इसलिए क्या होता है, लेजर हमारा क्या होता है, हाई पावर का होता है। कहता है कि द गैस इनलेट एंड आउटलेट इज प्रोवाइडेड विद द सिस्टम। हमारा जो गैस है हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है। हाईली कंप्रेस्ड होने से क्या होता है, पहले इनपुट होती है, इनलेट होती है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा